तारीख थी मई 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी अभी लाहौर डिक्लेरेशन पर दस्तखत हुए थे। दोनों देशों के प्रधानमंत्री गले मिले थे। अखबारों की सुर्खियां कह रही थीं, शायद अब शांति आएगी, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के एक बर्फीले पहाड़ पर एक अकेला चरवाहा अपनी बकरियां लेकर वापस लौट रहा था। और उसने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, कुछ ऐसा जो अगर सही वक्त पर सुन लिया जाता तो शायद भारत के 527 जवान शहीद न होते। उस चरवाहे का नाम था ताशी नामग्याल। और ये कहानी है उस चेतावनी की गोदी जो दी गई थी, जो सुनी गई थी, लेकिन जिस पर यकीन नहीं किया गया। ये कहानी है उन हफ्तों की जब भारत के पास मौका था और वो मौका हाथ से निकल गया। ये कहानी है उन फाइलों की, उन रिपोर्टों की, उन बैठकों की जो आज भी कुछ सवाल अनुत्तरित छोड़ जाती हैं। तो चलिए उस वक्त में वापस चलते हैं। जनवरी 1999, जम्मू कश्मीर का बटालिक सेक्टर, समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई। यहां सर्दियां इंसान को तोड़ देती हैं। तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है। बर्फ इतनी गहरी होती है कि पूरे के पूरे रास्ते महीनों तक बंद रहते हैं। इन्हीं पहाड़ों में रहते थे ताशी नामग्याल, एक स्थानीय चरवाहे जिनकी जिंदगी इन्हीं ऊंचाइयों पर बकरियां चराते हुए बीती थी। ताशी को इन पहाड़ों की हर पगडंडी मालूम थी, हर खड्ड, हर छोटी, हर वो जगह जहां इंसान छुप सकता है। और इसीलिए जब उन्होंने कुछ असामान्य देखा तो वो समझ गए कि यह सामान्य नहीं है। बात थी जनवरी-फरवरी 1999 की। ताशी ने बतलिक की ऊंचाइयों पर कुछ अजनबी लोगों को देखा। ये लोग स्थानीय नहीं थे। इनकी भाषा, इनका लहजा, इनके हाव भाव सब अलग था और इनके पास हथियार थे। ताशी ने पहले खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा देखा, तीसरी बार देखा, और फिर उन्होंने वो किया जो एक जिम्मेदार नागरिक करता है। वो नीचे उतरे और उन्होंने भारतीय सेना को खबर दी। ये वो मोमेंट है जहां से इस पूरी कहानी का दर्द शुरू होता है। ताशी नामग्याल अकेले नहीं थे। उनके जैसे और भी स्थानीय लोगों ने, और भी चरवाहों ने कुछ न कुछ असामान्य देखा था। द्रास, करगिल, बतलिक, इन इलाकों में जनवरी से अप्रैल के बीच कई बार स्थानीय लोगों ने सेना को बताया कि पहाड़ों पर कुछ हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा रात को रोशनी दिखती है, कुछ ने कहा अजनबी आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ ने कहा बर्फ में पैरों के निशान हैं जो हमारे नहीं हैं। यह सब खबरें पहुंची, रिपोर्टें बनी, लेकिन फिर कुछ हुआ, या शायद कुछ नहीं हुआ। भारतीय सेना की एक परंपरा थी। हर साल सर्दियों में जब बर्फ गिरती थी तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊंचाई वाले इलाकों से सेना अपनी चौकियां खाली कर देती थी। क्यों? क्योंकि उन ऊंचाइयों पर सर्दियों में रहना लगभग नामुमकिन था। रसद नहीं पहुंच सकती थी, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकते थे, और दुश्मन भी इन हालातों में वहां नहीं आ सकता था। यह माना जाता था। यह एक अनरिटन अग्रीमेंट था, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तान भी यही करता था, या कम से कम ऐसा भारत सोचता था। और इसी सोच ने, इसी अजम्पशन ने एक बहुत बड़ी गलती की नींव रखी। 1999 की शुरुआत में जब ताशी और दूसरे स्थानीय लोगों की खबरें आईं तो उन्हें सीरियसली क्यों नहीं लिया गया? इसके कई जवाब हैं और हर जवाब अपने आप में एक सबक है। पहला कारण था लाहौर का माहौल। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर लाहौर गए थे। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी। दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर था। इस माहौल में कोई यह मानना नहीं चाहता था कि पाकिस्तान कुछ गड़बड़ कर रहा है। जो खबरें आ रही थीं, उन्हें डिसमिस करना आसान था, क्योंकि उन्हें मानना राजनीतिक रूप से असुविधाजनक था। दूसरा कारण था इंटेलिजेंस की आदत। भारतीय खुफिया एजेंसियां, चाहे आईबी हो या RAW या मिलिट्री इंटेलिजेंस, उस वक्त प्राइमरीली कश्मीर वैली के आतंकवाद पर फोकस्ड थीं। LOC के उस पार उन ऊंचाइयों पर कोई बड़ी मिलिट्री मूवमेंट होगी, यह सिनेरियो उनके रेडर पर था ही नहीं। जब कोई चीज आपके रेडर पर नहीं होती तो आप उसके सिग्नल्स को नॉइज समझ लेते हैं। तीसरा कारण, और शायद सबसे दर्दनाक था, आता इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस। एक चरवाहे की बात को कितना वेट दिया जाए। वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है। उसने जो देखा वो शायद कोई लोकल स्मगलर था, कोई आतंकवादी था, आर्मी नहीं।
यह सोच गलत थी, बहुत गलत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि ताशी नामग्याल ने हार नहीं मानी। जब सेना ने उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया तो वो दोबारा गए। उन्होंने दोबारा बताया। कुछ हुआ। एक आर्मी पेट्रोल को भेजा गया, लेकिन वो पेट्रोल उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंची, या पहुंची तो उसे कुछ नहीं मिला, या मिला तो रिपोर्ट ऊपर तक नहीं पहुंची। आज भी यह साफ नहीं है कि उस पेट्रोल का क्या हुआ, और यही है इस कहानी का सबसे गहरा अंधेरा। अप्रैल 1999। अब खबरें सिर्फ चरवाहों से नहीं आ रही थी। इंटेलिजेंस के कुछ सोर्सेज थे जो सिग्नल्स दे रहे थे, कुछ इंटरसेप्ट्स थे, कुछ एरियल रिकनेसेंस थी जो इंडिकेट कर रही थी कि कुछ असामान्य हो रहा है। लेकिन इंटरप्रिटेशन गलत था, या इंटरप्रिटेशन को गलत रहने दिया गया। एक थ्योरी ये है कि कुछ एनालिस्ट पोर्स ने सही पिक्चर देखी, लेकिन जब वो रिपोर्ट ऊपर गई तो उसे डाइल्यूट कर दिया गया, क्योंकि ऊपर कोई यह सुनना नहीं चाहता था। ये थ्योरी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ये डिसमिस्ड भी नहीं है। और फिर आया वो दिन, 3 मई 1999। ताशी नामग्याल वही चरवाहे एक बार फिर पहाड़ पर गए, और इस बार उन्होंने जो देखा वो अब छुपाने लायक नहीं था। पाकिस्तानी सैनिक बाकायदा वर्दी में भारी हथियारों के साथ भारतीय टेरिटरी की ऊंचाइयों पर बंकर बना चुके थे। ताशी भागते हुए नीचे आए, और इस बार भारतीय सेना को यकीन करना ही पड़ा। 8 मई को 15 ग्रेनेडियर्स की एक पेट्रोल भेजी गई रिकॉनेसेंस के लिए। उस पेट्रोल के जवान ऊपर गए, वो वापस नहीं लौटे। यह था करगिल वॉर का पहला खून, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जो हर भारतीय को पता है। 74 दिन की जंग, 527 भारतीय जवानों की शहादत, 1363 से ज्यादा घायल। ऑपरेशन विजय, टाइगर हिल, तोलोलिंग, पॉइंट 4875। हर नाम एक दास्तान है, हर दास्तान में खून है, पसीना है, अदम्य साहस है। भारत ने जंग जीती। भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। उन ऊंचाइयों पर, उन हालातों में दुश्मन को खदेड़ दिया। लेकिन जीत की खुशी के साथ एक सवाल था जो दब गया, जो पूछा नहीं गया, या पूछा गया तो जवाब नहीं आया। वो सवाल था, क्या इसे रोका जा सकता था? 2000 में भारत सरकार ने करगिल रिव्यू कमेटी बनाई, के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने महीनों काम किया, दस्तावेज खंगाले, अधिकारियों से पूछताछ की और एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट जितनी डिक्लासिफाइड है, कुछ बातें साफ कहती हैं। इंटेलिजेंस फेलियर था, यह निर्विवाद है। मल्टीपल वार्निंग सिग्नल्स थे जिन्हें या तो मिस किया गया या अंडर एस्टिमेट किया गया। लोकल सोर्सेस की इंफॉर्मेशन को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था, नहीं लिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। आईबी अलग काम कर रही थी, रॉ अलग, मिलिट्री इंटेलिजेंस अलग, और इन तीनों की जानकारियां एक जगह आकर एक कोहेरेंट पिक्चर नहीं बना रही थी। लेकिन ताशी नामग्याल की बात, उनका नाम करगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में नहीं है, कम से कम उस हिस्से में नहीं जो पब्लिक है। लेकिन उनकी कहानी तो डॉक्यूमेंटेड है। जर्नलिस्ट ने उनसे बात की, रिसर्चर्स ने उनका इंटरव्यू लिया, और ताशी ने हर बार एक ही बात कही, मैंने बताया था, मैंने बार बार बताया था। उन्होंने सुना, लेकिन माना नहीं। यह वाक्य, यह छोटा सा वाक्य, इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी समरी है। अब जरा सोचिए, अगर जनवरी या फरवरी में उस पहली रिपोर्ट को सीरियसली लिया जाता, अगर एक प्रॉपर रिकॉग्निजेंस मिशन भेजा जाता, अगर उन ऊंचाइयों पर नजर रखी जाती, अगर एजेंसीज के बीच इंफॉर्मेशन शेयर होती, तो क्या होता? शायद पाकिस्तानी सैनिक उन चोटियों पर अपना कब्जा न जमा पाते। शायद वो 74 दिन की भयंकर जंग न होती। शायद वो 527 परिवार आज अपने बेटों के साथ होते। शायद। लेकिन इतिहास शायद से नहीं लिखा जाता। इतिहास उन फैसलों से लिखा जाता है जो लिए गए, और उन फैसलों से भी जो नहीं लिए गए। करगिल एक ऐसा चैप्टर है जो भारत को हमेशा याद रखना चाहिए, न सिर्फ अपने जवानों की वीरता के लिए, बल्कि उन गलतियों के लिए भी जो उस वीरता की जरूरत पैदा करने से पहले की गई थी। ताशी नामग्याल आज भी लद्दाख में हैं। अब वो बूढ़े हो गए हैं। उन दिनों को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं। वो कहते हैं उन्हें नहीं पता कि उनकी रिपोर्ट किस दराज में बंद हो गई। वो कहते हैं उन्होंने जो कर सकते थे किया, और यही एक बात इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। एक अनपढ़ चरवाहे ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और सिस्टम ने नहीं।
इस देश के 527 शहीद जवानों को नमन। उनकी वीरता अमर है, लेकिन वो सवाल भी अमर है जो ताशी नामग्याल की आंखों में आज भी है। मैंने बताया था, तो फिर किसने नहीं सुना?